अगला प्रश्न जो हमारा इस पाठ से बनता है वह होगा जूझ पाठ के लेखक का क्या नाम है या जूझ पाठ के लेखक हैं। इसमें से 4 विकल्प आपको दिए जाएंगे, श्याम मनोहर जोशी, ओम थानवी, आनंद यादव और एन फ्रैंक। यदि आपने पाठ को अच्छे से पढ़ा है, उसके लेखक को याद किया है, तो आप आसानी से इसका उत्तर परीक्षा में दे पाएंगे। तो यहाँ पे जैसे कि आपको यहाँ पे रेखांकित किया गया है या इसको जो दूसरे शब्द कलर से हाईलाइट किया गया है, उसका उत्तर वह है आनंद यादव। अगले प्रश्न पर जब हम आते हैं तो वो है सिल्वर वेडिंग कहानी के नायक का नाम था यशोधर बाबू, कृष्णानंद पांडे, भूषण और चड्डा। तो इनमें से जो सही उत्तर है बच्चों वो होगा यशोधर बाबू। मोहनजोदड़ो के अजायब घर में तैनात व्यक्ति का नाम था नवाज खान, मोहम्मद नवाज, अली नवाज, नवाज मौलाना। जब तक आप इन पाठों को अच्छे से पढ़ेंगे नहीं, आप इसके अंतर के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर नहीं लिख पाएंगे। इसलिए बार बार मैं जैसा कि आपको बता रही हूँ, आपको इनके पाठों का गहन और एकाग्रचित्त होकर के अध्ययन करना होगा। उसी प्रकार इसका उत्तर होगा अली नवाज। आइए अब हम इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे अगले वस्तुनिष्ठ प्रश्न की श्रृंखला पर आते हैं। जब सही विकल्प के प्रश्न हो जाएंगे तो उसके बाद रिक्त स्थान के प्रश्नों पर आते हैं। रिक्त स्थान के प्रश्नों में सोंदलगेकर मास्टर पढ़ाने आते थे, तो उसके 3 विकल्प आपके समक्ष होंगे। 3 विकल्पों में से जो सही उत्तर होगा बच्चों, उसका चयन करके आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी होगी। तो इसमें जो रिक्त स्थान है, पहला रिक्त स्थान, उसमें आएंगे सोंदलगेकर मास्टर मराठी पढ़ाने आते थे। अतीत में दबे पांव का शाब्दिक अर्थ है। तो अतीत में दबे पांव का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन काल के अवशेष। तीसरा प्रश्न, मोहनजोदड़ो में लगभग कुएं थे। अब कितने कुएं थे ये भी हमें कैसे प्राप्त मालूम पड़ेगा इसका उत्तर? पाठ पढ़ के। जब तक आप पाठ नहीं पढ़ेंगे इनके प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो इसमें जो हुए थे वह उनकी संख्या थी 700। जूझ कहानी लड़ते जूझते किसान मजदूरों की झांकी है। तो संघर्ष की, इसका उत्तर होगा जूझ कहानी लड़ते जूझते किसान मजदूरों के संघर्ष की झांकी है। जूझ कहानी में अध्यापक की प्रेरणा बन गए थे। किसकी प्रेरणा बन गए थे? सोंदलगेकर मास्टर की प्रेरणा बन गए थे। तो इस तरीके से हम रिक्त स्थान के प्रश्नों के उत्तर देंगे। अगले क्रम में हम आते हैं सत्य असत्य। ये जो प्रश्न आएगा वो सत्य असत्य कथन पर आधारित होगा। उसका उदाहरण, राखलदास बनर्जी 1922 में मोहनजोदड़ो गए। सिंधु घाटी सभ्यता में संतरे और अमरूद उगाए जाते थे। सोंदलगेकर मास्टर कविता बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में पत्थर और तांबे का प्रयोग होता था। जूझ कहानी के लेखक आनंद यादव है। तो ये जो प्रश्न है वह सत्य असत्य कथन पर आधारित है। यदि आपने ये पाठ पढ़ा है, पता है कि ये कथन सत्य है, तो आपको सत्य कथन लिखना है इसके सम्मुख, और यदि आपको पता है असत्य कथन है तो असत्य कथन लिखना है। जब हम उत्तर पुस्तिका में प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे, सही वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर, तो सत्य असत्य में हम क्रम डालेंगे और सिर्फ हम सत्य असत्य कथन ही जो सही उत्तर होगा वह लिखेंगे। पूरा प्रश्न उतारने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार रिक्त स्थान में भी हम ऐसा करेंगे। जो सिलेक्टेड शब्द है वही हम उत्तर वाला उसमें लिखेंगे। अंदर का पूरा हम प्रश्न उतारने की उसमें भी आवश्यकता नहीं है। आइए अब हम इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए सही जोड़ी पर आते हैं। सही जोड़ी जब हमारी आती है तो अक्सर हम क्या गलती कर देते हैं बच्चों कि हम स्तंभ अ और स्तंभ बा को पूरा तो उतारते ही नहीं हैं। हम या तो फिर क्या करते हैं, स्तंभ बा ही बा लिख देते हैं, या फिर आ बा लिख करके इसमें जो क्रमांक है 1 2 3 4 5 या 1 2 3 4 वो यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं। ये बिल्कुल गलत तरीका है। कुछ बच्चे तो यहाँ तीर कमान या एरो से उसको दर्शा देते हैं। तो ये तरीका सही जोड़ी का बिल्कुल ही गलत है। जब हम उत्तर पुस्तिका में सही जोड़ी का उत्तर लिखें तो हम स्तंभ आ लिखें और फिर जो सही उत्तर है, सही जोड़ी का उत्तर उसके समक्ष लिखें। जैसे कि स्तंभ आ, और इसको आप यदि हटा देंगे तो इसके बाद इसके सही उत्तर जो दिए हैं ये दोनों आपको कॉलम बना करके ये उत्तर आपको लिखना होगा। सही जोड़ी के समक्ष जो उसका सही उत्तर है वही उसको लिखना है। जैसे कि सिल्वर वेडिंग यशोधर बाबू, आनंद यादव जूझ कहानी के लेखक,
अतीत में दबे पांव ओन थानवी, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, किशनदा कक्षाध्यापक। ये इसके सही उत्तर हैं। यहाँ पे इसको उत्तरों को गलत करके दिया गया है, पर जब आप सही उत्तर लिखें तो इस प्रश्न के जो समक्ष है वो सही जोड़ी को यहाँ ऐसे उतारें। ऐसे आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब हम इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए एक वाक्य के उत्तर पर आते हैं। एक वाक्य के उत्तर की श्रृंखला भी बहुत बड़ी है। एक वाक्य के उत्तर की तैयारी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यह जैसे मैं पहले भी बता चुकी हूँ, आपको पाठ का गहन अध्ययन करना है, बार बार उसको पढ़ के उसको ध्यान में रखना है। जब तक आप पाठ नहीं पढ़ेंगे उसके 1 अंक के 2 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो क्योंकि पाठ में से तो बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, जब तक आप पाठ नहीं पढ़ेंगे उसके उत्तर भी नहीं दे पाएंगे। जैसे कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था। जूझ उपन्यास के हिंदी अनुवादक का नाम लिखिए। किशनदा का वास्तविक नाम क्या था। लेखक आनंद यादव और उसकी माँ किसके पास गए। यशोधर बाबू ने मैट्रिक की परीक्षा किस स्कूल से पास की थी। यशोधर बाबू का तकिया कलाम वाक्यांश क्या था। तो इसी तरह से आपको इनके उत्तर कहाँ से मिलेंगे, पाठ के अंदर से पढ़ते हुए मिलेंगे। एक बात और विशेष ध्यान रखने वाली यह है कि जब एक वाक्य में उत्तर पूछा जाए तो उत्तर भी आपको एक वाक्य में ही देना होगा। प्रश्न एक वाक्य में पूछ रहे हैं तो हम उत्तर एक शब्द में देंगे तो ये बहुत गलत हो जाएगा। एक वाक्य में यदि प्रश्न पूछ रहे हैं तो उसका उत्तर भी आपको उसके निर्देशानुसार एक वाक्य में ही पूरा देना है, ना तो कम और ना ही अधिक। अब हम आ जाते हैं 2 अंक के प्रश्नों पर। 1 अंक के प्रश्नों में कौन कौन से किस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं वह मैंने आपको समझा दिया। अब 2 अंक के प्रश्न किस प्रकार से पूछ सकते हैं, वह 2 अंक के प्रश्न हमारे पाठ्य पुस्तक के पीछे से भी हो सकते हैं और हमारे हो सकते हैं पाठ्य पुस्तक के अंदर से भी बना के पूछ सकते हैं। तो ये प्रश्न पत्र बनाने वाले पर निर्भर करता है। तो हमें, जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, बार बार बता रही हूँ, पाठ को अंदर से पढ़िए और उनके प्रश्नों के उत्तर आपको स्वतः ही याद आ जाएंगे। श्री सौंदल केकर के अध्यापन की 2 विशेषताओं को लिखिए जिन्होंने कविताओं के प्रति लेखक के मन में रुचि जगाई। यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है, लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं, ऐसा क्यों। अगला प्रश्न, कविता के प्रति लगाव से पहले और बाद अकेलेपन के प्रति लेखक की धारणा में क्या बदलाव आया। यशोधर बाबू के व्यक्तित्व की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। आनंदा को उसके पिता ने पाठशाला जाने से क्यों रोक दिया। तो ये कुछ उदाहरण आपको यहाँ पे दिए जा रहे हैं किस प्रकार के प्रश्न आपको बना करके प्रश्न पत्र में आ सकते हैं। आपको इनकी तैयारी उतनी ही शब्द सीमा जितनी कि हमारे प्रश्न पत्र में हमें निर्देश मिला है उसी के अनुसार हम उन निर्देशों का पालन करते हुए उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे बच्चों। अब हम आ जाते हैं इकाई 6 पर। इकाई 6 में जो हमारी इकाई 6 है वो अभिव्यक्ति और माध्यम से संबंधित है। एक पुस्तक जो कि आपको कक्षा 11 में आपको प्राप्त हुई होगी, उसी के कुछ पाठ हमारी कक्षा 11 के थे जो हमने कक्षा 11 में पढ़ लिए, पर कुछ पाठ हमें जो पढ़ने थे वो कक्षा 12 के थे। अब कौन कौन से पाठ हमारे कक्षा 12 के थे वह हम देख लेते हैं। कक्षा 12 में हमें पाठ पढ़ना है इकाई 1 में से जनसंचार माध्यम और लेखन, विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, पत्रकारी लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया, विशेष लेखन स्वरूप और प्रकार। ये हमारी एक इकाई हो गई अभिव्यक्ति और माध्यम की, और दूसरी इकाई हमारी हो गई कैसे बनती है कविता। नाटक लिखने का व्याकरण, कैसे लिखें कहानी, कैसे करें कहानी का नाट्य रूपांतरण, कैसे बनता है रेडियो नाटक, और नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन। ये हमें पूरे जो पाठ्य सामग्री है वो कक्षा 12 में हमें हमारी जो पुस्तक है अभिव्यक्ति और माध्यम उसमें से हमें पढ़नी है। तो ये जब हम पाठ पढ़ लेंगे उसमें से किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे वह भी हम देख लेते हैं। इस इकाई पर जो आवंटित अंक हैं वह भी कुल 7 अंक हैं। अब 7 अंक को हम पूरा के पूरा कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे कवर कर सकते हैं वह देख लेते हैं। कुछ प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के होंगे और कुछ जो प्रश्न होंगे वह होंगे हमारे 2 अंक के प्रश्न।
अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न किस प्रकार से पूछ सकते हैं वह देख लेते हैं। सही विकल्प का चयन कर लिखिए। विज्ञान के क्षेत्र में काम कर रही भारत की संस्थाएं हैं। अब इसके भी 4 विकल्प आपको दिए जाएंगे, 4, 3, 5 और 7। जब तक आपने ये पाठ नहीं पढ़े होंगे, इसके उत्तरों की तैयारी नहीं की होगी, तो आपको उत्तर नहीं समझ में आएगा। तो यहाँ पे इसका उत्तर होगा 3। निम्नलिखित में से किसका संबंध कविता से नहीं है? पुनः पढ़ लीजिए। निम्न में से किसका संबंध कविता से नहीं है? शब्द का, भाषा का, छंद का, वाद्ययंत्र का। तो इसमें से जो सही उत्तर होगा बच्चों वह होगा वाद्ययंत्र। अगला प्रश्न, टीवी पर प्रसारित खबरों में सबसे महत्वपूर्ण है। इसके भी 4 विकल्प हैं, विजुअल, नेट, बाइट और उपरोक्त सभी। तो इसका जो उत्तर होगा बच्चों, ये सभी उपरोक्त सभी उत्तर सही होगा, क्योंकि विजुअल, नेट और बाइट ये सभी उसमें टीवी पर प्रसारित खबरों में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। रेडियो नाटक में नहीं होते। अब रेडियो नाटक में क्या नहीं होते? जैसा कि पता है, रेडियो नाटक में रेडियो नाटक एक श्रव्य सामग्री है। तो श्रव्य में जो साधन है उसमें दृश्य का तो कहीं रोल ही नहीं है। तो दृश्य, संवाद, पात्र और ध्वनि भी होती है, पात्र भी होते हैं, संवाद भी होते हैं, पर रेडियो नाटक हमें दिखाई नहीं देता, कोई दृश्य उसमें नहीं होता है। तो इसका उत्तर होगा बच्चों दृश्य। वर्तमान छापेखाने का आविष्कार निम्न में से किसने किया? गुटेनबर्ग ने, चिनमिन ने, जॉनसन ने, गोदरेज ने। तो यदि आपने इसका उत्तर पढ़ा है या याद किया है तो आप इसका सही उत्तर दे पाएंगे। गुटेनबर्ग ने वर्तमान छापेखाने का आविष्कार किया था। अब हम रिक्त स्थानों की श्रृंखला पर आ जाते हैं। जैसे पहले भी आपको बताया गया है, रेडियो को रिक्त स्थान से संचालित माध्यम माना जाता है। तो आपको 3 कोई विकल्प दिए जाएंगे। यहाँ पे मेरे द्वारा 2 ही विकल्प लिखे गए हैं, पर प्रश्न पत्र में आपसे 3 विकल्पों में से किसी एक का सही उत्तर का चयन करना है और फिर इनके उत्तर आपको सिर्फ उत्तर ही उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं, पर उसका क्रम सही डालना है। जो जिस क्रम में प्रश्न पूछा जाए उसी का सही उत्तर उसके समक्ष या सम्मुख लिख करके आपको आना है। पूरा रिक्त स्थान उतारने की कोई आवश्यकता नहीं है। संवाद लिखते समय लेखक गायब हो जाता है। आधुनिक कहानियों को आख्यायिका कहते हैं। दृश्य का स्मृतियों से गहरा संबंध होता है। समाचार पत्र प्रकाशित करने के लिए आखिरी समय को डेडलाइन कहा जाता है। तो इस प्रकार के रिक्त स्थान आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इनके अनुसार ही आपको अन्य रिक्त स्थानों की, अन्य विकल्पों की, अन्य सभी प्रश्नों की तैयारी करनी है बच्चों। अब सत्य असत्य कथन पर आ जाइए। सत्य असत्य कथन में निरक्षरों के लिए मुद्रित माध्यम बहुत उपयोगी होते हैं। कहानी का केंद्रीय बिंदु कथानक होता है। कहानीकार घटनाओं का यथार्थ मिश्रण करता है। कहानी का नाट्य रूपांतरण संभव है। रेडियो नाटक का सबसे महत्वपूर्ण अंग दृश्य है। तो ये सभी जो हमारे सत्य और असत्य कथन वाले प्रश्न हैं, यदि आपने पढ़े होंगे तो आप इसका जो कथन है सत्य है तो उसके सम्मुख सत्य लिख देंगे, असत्य है तो असत्य लिख देंगे। जब हम देखेंगे तो हमें सिर्फ प्रश्न के समक्ष सत्य असत्य ही लिखना है, पूरा प्रश्न उतारने की आवश्यकता नहीं है। अब हम अगले वाक्य पर आते हैं। अब हमारे इसी प्रश्नों की श्रृंखला में एक वाक्य के उत्तर। इसके पहले आपको सही जोड़ी भी आएगी। सही जोड़ी में भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि आपको सही जोड़ी जो स्तंभा है उसके समक्ष उसका उत्तर सही उसके सम्मुख लिखना है। मतलब दोनों स्तंभ बराबर लिखने हैं। ऐसा नहीं कि आप एक तरफ का लिख दें या नंबर क्रमांक उसका डाल दें। एक वाक्य में उत्तर भी आपको जैसे निर्देश प्राप्त होते हैं पूरा एक वाक्य में ही लिखना रहेगा। भारत की पहली मूक फिल्म कौन सी थी? आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि कितनी होनी चाहिए? कविता का पहला उपकरण क्या होता है? फीचर लेखन की शैली कौन सी होती है? डेडलाइन किसे कहते हैं? घटना स्थल से किसी खबर के सीधे प्रसारण को क्या कहते हैं? अब हम कुछ प्रश्नों के, ये तो मैंने आपको सिर्फ प्रश्न बताए थे, अब मैं प्रश्नों के साथ कुछ उत्तर भी आपको उसकी भी उदाहरण के द्वारा मैं आपकी प्रैक्टिस करा देती हूँ। जनसंचार क्या है? जैसा कि हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित है,
जो पाठ है वह है जनसंचार माध्यम और लेखन। उसमें से किस प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं वह हम देखते हैं। जनसंचार क्या है? यांत्रिक माध्यम के जरिए एक विशाल जनसमूह से संवाद कायम करना जनसंचार है। दूसरा प्रश्न जो हमारा बन सकता है वह है आधुनिक संचार माध्यमों में सबसे पुराना संचार माध्यम कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा आधुनिक संचार माध्यमों में सबसे पुराना संचार माध्यम प्रिंट अर्थात मुद्रित माध्यम है। जो अगला प्रश्न बनता है, वर्तमान छापे खाने का आविष्कार किसने और कहाँ किया? वर्तमान छापे खाने का आविष्कार जर्मनी में गुटेनबर्ग ने किया। तो ये एक अंक के प्रश्न इस तरह से पूछे जा सकते हैं। अब हम 2 अंक के प्रश्नों की भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। 2 अंक के प्रश्न, जनसंचार के माध्यम किसे कहते हैं और उनके नाम भी लिखिए। तो ये 2 अंक में भी पूछा जा सकता है। प्रमुख संचार माध्यम हैं समाचार पत्र, पत्रिकाएं, फिल्म, रेडियो, टेलीविज़न, टेलीफोन, पुस्तकें, इंटरनेट आदि। इस प्रकार से जो प्रश्न होंगे वो 2 अंक के प्रश्नों में हमारे पूछे जा सकते हैं। अगला प्रश्न डेस्क किसे कहते हैं? इसका उत्तर किस प्रकार से लिखना होगा? समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के अलावा टीवी और रेडियो चैनलों पर विशेष लेखन के लिए अलग डेस्क होता है, जिन पर समाचारों को संपादित करके छपने या प्रसारण योग्य बनाया जाता है। एक बार पुनः समझ लीजिए। समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के अलावा टीवी और रेडियो चैनलों पर विशेष लेखन के लिए अलग डेस्क होता है, जिन पर समाचारों को संपादित करके छपने या प्रसारण योग्य बनाया जाता है, उन्हें ही डेस्क कहते हैं। एक और प्रश्न समझ के देख लीजिए किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। संवाददाताओं के बीच का काम विभाजन किस आधार पर किया जाता है? तो इसका उत्तर लिखना होगा बच्चों, संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन आमतौर पर उनकी दिलचस्पी और ज्ञान को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। जिस प्रकार से उनकी जिस काम में रुचि होगी या जिस काम में वो विशेष योग्यता रखते होंगे उस आधार पर ही उनका कार्य का विभाजन हो जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। समाचार लेखन में मुख्यतः किन 6 सवालों का जवाब देने की कोशिश की जाती है? यहाँ अब मैं सिर्फ प्रश्न आपको बताऊंगी, उत्तरों के साथ मैंने आपको जो प्रश्न बताए हैं उनकी भी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। पत्रकारी लेखन किसे कहते हैं? नए और अप्रत्याशित विषयों के लेखन से छात्रों में कौन कौन से गुण विकसित किए जा सकते हैं? फीचर लेखन किसे कहते हैं? इन प्रश्नों का अभ्यास करके उत्तर लिखने का अभ्यास कीजिए, अभ्यास पुस्तिका में लिखिए और प्रश्न पत्र की तैयारी कीजिए। अगला प्रश्न, समाचार क्या है? मुद्रित माध्यमों में लेखन के लिए ध्यान रखने योग्य प्रमुख बातें कौन सी हैं? लिखिए। रेडियो रूपक किसे कहते हैं? जनसंचार के प्रमुख कार्य समझाइए। तो इस तरह से आपके प्रश्न बनते हैं बच्चों। इन प्रश्नों को हम याद करते हुए हम प्रश्न पत्र की तैयारी करेंगे। अब हमारी अगली इकाई आती है इकाई 7। इकाई 7 में अपठित बोध पर आधारित प्रश्न होते हैं। अपठित बोध में हमारे जो प्रश्न होता है वह होता है अपठित काव्यांश से संबंधित, और जो अथवा में प्रश्न आता है वह होता है अपठित गद्यांश से संबंधित। इन दोनों प्रश्नों पर या इस इकाई पर हमारे जो आवंटित अंक हैं वह कुल अंक है 3 अंक। 3 अंक के हमारे 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। सबसे पहले हमारा आपका अपठित काव्यांश होगा जो कि 3 अंक का होगा। ये आपको उदाहरण के तौर पर यहाँ पे दर्शाया जा रहा है, इसका आप देख लीजिए। कोई सा भी हो सकता है, यहाँ सिर्फ उदाहरण दिया जा रहा है, ये ना मानना है कि यही प्रश्न पत्र में आएगा। इसके पश्चात इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, 2 बार पढ़ना है, 3 बार पढ़ना है और समझना है। समझने के पश्चात आपको इस तरह से अन्य कोई प्रश्न भी बना करके दिए जा सकते हैं, या एक शीर्षक का प्रश्न, एक हो सकता है अंदर काव्यांश के अंदर से, और एक अंदर से हो सकता है भावार्थ का, या फिर तीनों प्रश्न आपके काव्यांश के अंदर से भी हो सकते हैं, कुछ व्याकरण से संबंधित भी हो सकते हैं। किसी भी प्रकार के प्रश्न उसमें कोई 3 प्रश्न लिए जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। इन तीनों पर 1-1 अंक का विभाजन किया जाएगा और उसका उत्तर आपको उसको पढ़ते हुए लिखना है। जब आप पढ़ेंगे तो
सबसे पहले जब आप पढ़ेंगे तो उसमें किस मुख्य बात पर विशेष जोर दिया जा रहा है, वह उसका शीर्षक आपको निकल के आ जाएगा। इसी के अथवा में जब हमारा अगला होता है वह होता है अपठित गद्यांश। काव्यांश हो गया, अब हम गद्यांश। गद्यांश पढ़ने में ज़्यादा सरलता होती है, तो गद्यांश जब आप पढ़ें तो उसको भी 2-3 बार अच्छे से पढ़ लें, तो उसका मुख्य शीर्षक होता है जो वो आपका निकल के आ जाता है। इसमें से भी आपको कोई 3 प्रश्न बना करके पूछे जा सकते हैं। इन 3 प्रश्नों के 3 अंक आवंटित रहते हैं। इन 3 अंकों के आवंटन पर पहला प्रश्न शीर्षक से संबंधित हो सकता है, या व्याकरण से भी संबंधित हो सकता है, या फिर पाठ उसके गद्यांश के अंदर से भी प्रश्न पूछ सकते हैं। आपको सारांश या समरी भी लिखने के लिए दे सकते हैं, तो किसी प्रकार का भी प्रश्न आपसे वह उसके अंतर्गत पूछ सकते हैं, जो कि एक 3 प्रश्न 3 अंक 3 अंक के आपको कवर करने हैं। वो आपको इस तरह से उदाहरण से समझा दिए गए हैं। आशा करती हूँ कि आज की कक्षा में आपको जो महत्वपूर्ण बिंदु हमने बताए हैं, एक वितान भाग 2 और अभिव्यक्ति और माध्यम, इन दोनों इकाइयों को जो कवर किया है, आप उसका अभ्यास करेंगे और परीक्षा की तैयारी में बहुत अच्छे से सफलता प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।